इंपॉर्टेंट नोट क्या है, क्लास 10th का है ये, क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके होंगे ये कि अपरिमेय संख्या मतलब कोई अपरिमेय संख्या है, यदि उसमें परिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा। तो मान लो एक अपरिमेय संख्या, जैसे अपरिमेय संख्या √2 होता है ना, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा कर दो। तो देखो इसमें परिमेय संख्या क्या हो सकता है, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं। तो उससे जब गुणा करेंगे यानी कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से, तो परिमेय संख्या कौन सा, जैसे मान लो परिमेय संख्या 5 है, तो इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2√5। तो यह क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब है अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा। तो देखो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या मिला हमें, अपरिमेय संख्या, मतलब √2 अपरिमेय संख्या है और 3 परिमेय संख्या है। जब इनका गुणा कर दे तो क्या आया 3√2। तो ये जो 3√2 आया ये क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो कैसी संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या 2 से गुणा कर दिए तो क्या आ गया 2√3 आ गया। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा कर दिया तो कैसी संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। फिर देखो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसमें भी अगर हम किसी परिमेय संख्या से गुणा कर दे, जैसे क्या 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 है ना, 2/3 भी लिख सकते हैं। ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय में परिमेय से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 और अपान 3। तो ये जो आया रिजल्ट कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। याद रखना /3 यानी कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है ये, लेकिन है क्या, ये अपरिमेय संख्या है। अभी हम सिद्ध करेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो पहले जान लो कि ये है, देखो 2 है, 2 से गुणा √5 में हो तो क्या हो गया 2√5 और अपान में 3। अगर यहाँ 3 नहीं लिखे होते तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो √5 यानी कि अपरिमेय संख्या में किसका गुणा, 2 का गुणा, तो कितना रिजल्ट आएगा 2√5। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि नियम है अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से, कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। कह सकते हैं जैसे 2 गुणा √2 = 2√2 हो जाएगा और 3 × √5 = 3√5 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में या अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो कैसी संख्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहीं लिखा हुआ 5 गुणे ऐसे 5 × √7, तो ये कैसी संख्या हो जाएगा, = 5√7 आएगा जो, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। अब देखो और है इसमें दूसरा है, लिखा अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलता है, अपरिमेय संख्या। यानी कि ये है √3, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब हम इसमें परिमेय संख्या जोड़ देते हैं, जब हम इसमें परिमेय संख्या जोड़ देते हैं, परिमेय संख्या कौन सा, कुछ भी बोलो वही होगा परिमेय संख्या। जैसे 7/2 या 7 ही ले लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या क्या कर दे, जोड़ दे, तो ये जो रिजल्ट वैल्यू आया ये क्या आया, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये नियम है, याद रखना, ये बहुत काम आएगा अभी एक्सरसाइज में। तो अपरिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो कैसी संख्या आता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है हमें। जैसे 2 + √3, ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा जा रहा है या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जा रहा है। तो क्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगा। याद रखना क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो तो हमें कैसी संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। और अगर 2 - √3 हो तो भी यह अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाया जा रहा है। या √3 - 5 लिखा हुआ तो क्या है, तो अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जा रहा है तो कैसी संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ऐसे √7 + से
कुछ भी लिख सकते हैं 3, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा जा रहा है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, इसमें है अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर। चलो लिख लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या √2 होता है, एक √3 होता है, √5 होता है, √7 होता है, √9 नहीं, √11। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो ये कैसी संख्या लिखी है? अपरिमेय। तो देखो क्या है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या लिखिए ना, उसमें यानी कि अपरिमेय संख्या में क्या करने जा रहे हैं? परिमेय संख्या से भाग, परिमेय संख्या से भाग देने जा रहे हैं। जब हम भाग देते हैं तो भाग देने पर किससे भाग देना है? परिमेय संख्या से भाग देना है। तो परिमेय संख्या कौन होता है? जैसे मान लो परिमेय संख्या है 3, 4, 5, 6, 7, ये सब परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो देखो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दे दिए, बटे कर दिए तो भाग दे दिए। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग कर दिए, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से क्या कर दिए? भाग कर दिए। और फिर देखो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग कर दिए, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से क्या कर दिए? भाग कर दिए। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त हुआ ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये जो सभी संख्याएं मिल रही है हमें कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक 3 पॉइंट समझ लिए थे। नंबर 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट में नंबर 4 पॉइंट है परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से। इसमें परिमेय संख्या में तो पहले 2, 3, 4 मतलब कोई 2, 3 परिमेय संख्या लिख लेते हैं, जैसे 7 है ना, कोई भी परिमेय संख्या लिख लेते हैं। जैसे क्या लिख लेते हैं? 7, 9 है ना, 2, 4, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो, बस हम ऐसे ही लिख दे जो दिमाग में आए। तो परिमेय संख्या में क्या अपरिमेय संख्या से भाग कर दो, मतलब इसमें भाग कर दो किससे? अपरिमेय संख्या से। बताओ कोई अपरिमेय संख्या, जैसे √3 है ना, √11, √7, √19, ये सभी क्या अपरिमेय संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिए है ना, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं ये सभी संख्याएं जो प्राप्त हुई है कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। याद रखना अपरिमेय संख्या है। यानी कि 1/√2, 2/√3 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस हमें इसमें इतना ही समझना था है ना। उसके बाद जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़े थे शायद 1.3 है ना, थ्योरम 1.3 था शायद, है ना, पता नहीं याद नहीं है। हाँ 1.3 था थ्योरम। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि P व Q सहअभाज्य संख्या है। पहले तो सहअभाज्य के बारे में हम लोग पढ़े थे जो, उसको भी जान लेते हैं। यदि P और Q कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब 7 और 11 दो संख्याएं हैं। अब बताओ इनका गुणनखंड कर दो तो 7 का गुणनखंड जब करोगे तो 7 गुणे कुछ नहीं तो 1, और 11 का तो 11 गुणे कुछ नहीं तो 1। तो वास्तव में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। हमने बताया था डेफिनेशन में, यहाँ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हम किसी का भी गुणनखंड करते हैं तो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होती है और एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं लिखे। लेकिन हम लिख रहे हैं तो सिर्फ समझने के लिए कि मतलब एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं है, तब ये क्या है? तब ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, याद रखना। अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो निश्चित रूप से उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, तो याद रखना। इसको हटा दे रहे हैं। अगर नोट करना था तो पॉज करके नोट कर लेना चाहिए था, पीछे जाओ नोट कर लो। फिर देखो अगला स्टेप, उसी थ्योरम में हम लोग कुछ पढ़े थे उसको याद करते हुए चल रहे, क्योंकि उसी में अगला एक्सरसाइज जो है 1.3 इसमें यही सब काम आने वाला है, ये सब काम आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो ध्यान से। यदि 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक, यही था। यदि 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। पढ़े थे ना। इसी दूसरी लाइन का मतलब ये भी होता है
कि 5 अगर p को विभाजित कर ही रहा है तो निश्चित रूप से 5p का एक गुणनखंड होगा, 5p का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि p इक्वल टू 5 गुणे 1। बोलो, अगर 5p को विभाजित कर रहा है, अगर 5p को डिवाइड कर रहा है तो निश्चित रूप से 5p का एक गुणनखंड होगा। ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कोई संख्या है वह 2 से विभाजित हो रहा है, तो देखो 2 से विभाज 4 बराबर 2 गुणे 2, 6 बराबर 2 गुणे 3, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखो 2 4 को विभाजित करता है, 2 4 को विभाजित करता है ना, 2 गुना 4, तो 4 का गुणनखंड जरूर है 2। जो संख्या को विभाजित कर रहा है, जो किसी संख्या को विभाजित कर रहा है वो उस संख्या का गुणनखंड जरूर होगा। देखो 2 4 को विभाजित कर रहा है तो 2 4 का गुणनखंड है, और भी है लेकिन एक की बात किया जा रहा है यहाँ कि 2 कम से कम 2 तो 4 का गुणनखंड है। फिर देखो अगर 2 6 को विभाजित कर रहा है तो 2 6 का एक गुणनखंड है कि नहीं? देखो गुणनखंड किया है यहाँ, 6 बराबर 2 गुणे 3, 2 उसका एक गुणनखंड है ना, वही चीज है। फिर देखो 8, 2 8 को विभाजित करता है तो निश्चित रूप से 2 8 का एक गुणनखंड है, वही भाषा है। 5p को विभाजित करता है, अगर 5p को विभाजित करेगा मतलब कर रहा है तो 5p का एक गुणनखंड होगा। फिर देखो यहाँ दूसरे शब्दों में मतलब फिर वही है, 7m² को विभाजित करता है तो 7m को भी विभाजित करेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं तो अब जानो 7m² को अगर विभाजित करता है तो निश्चित रूप से 7m को भी विभाजित करेगा, और वास्तव में यदि 7m को विभाजित करता है तो 7m का एक गुणनखंड होगा, तो 7m का एक गुणनखंड होगा, याद रखना ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। आइए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, 3 से 4 नंबर तक आ जाता है, कभी कभी तो 6 नंबर में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5 एक अपरिमेय संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जान जाओगे सब आ जाएगा, एक ही जानना है। कोई कहेगा सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है, √13 एक अपरिमेय संख्या है। कोई कहेगा कि सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्या, कोई एक दिया जाएगा क्वेश्चन में और कह दिया जाएगा सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमें। यदि तो हम क्या करेंगे ये हमें जानना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, पहले हम तो सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन कहाँ किसी को दिक्कत होगा ये हम जानते हैं और हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये बताओ, यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम मान लेते हैं, अभी बताते हैं कि कैसे कैसे क्या किया गया, ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। पहले ये जान लो कि ये सब चीज़ें क्या समझ रहे हो। हमें बताओ, यहाँ मान लिए हैं हम कि √5 = p/q, और जहाँ p व q मतलब p और q जो 2 अंक हैं वो कैसे हैं, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब क्या है, अगर ये सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब 5 मतलब p दिया हुआ है तो p बराबर कुछ भी लिखा हो और q बराबर कुछ भी लिखा हो गुणनखंड करके, तो उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो हमारे बात। देखो, अगर p = हम लिखते 5 × x, मतलब कुछ भी 5 गुणा कर दिए 5 का x में, तब p आ जाएगा, अपनी मर्जी से मान ले रहे हैं। फिर देखो q = 5 × y, बताओ इन दोनों के गुणनखंडों में कुछ उभयनिष्ठ है? हाँ, कौन? 5। ऐसा नहीं है, सह अभाज्य है तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा। मतलब p = 5 × कुछ है तो q = 3 × कुछ होगा। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा इन दोनों में, इन दोनों के गुणनखंडों में ऐसा कुछ नहीं होगा जो क्या हो, कॉमन हो, दोनों में हो, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये जान लो। तो अगर p व q क्या है, सह अभाज्य है, तो निश्चित रूप से p का गुणनखंड और q का गुणनखंड एक ही संख्या नहीं होगा। सबसे पहले ये डिक्लेयर कर लो दिमाग में, ठीक। अब देखो ये चीज़ दिमाग में आ गया, ये चीज़ समझ गए ना। अब आओ यहाँ पे
ये बताओ पी स्क्वायर बराबर 5Q लिखा हुआ है, पी स्क्वायर बराबर 5Q। तो समझो अभी अभी हमने लिखा था P इक्वल टू 5 इंटू एक्स। इसका मतलब क्या था, P का एक गुणनखंड है कौन, 5, नहीं है। देखो P का गुणनखंड किए तो 5 गुणे एक्स नहीं है, 5 और x क्या है, P का गुणनखंड है, ठीक है, P का गुणनखंड है। मतलब जो इधर है उसका एक गुणनखंड है कौन, ये, और एक गुणनखंड है ये। मतलब P का कितना गुणनखंड है, 2। तो एक गुणनखंड क्या है, 5 है, एक गुणनखंड क्या है, x है। तो हमें जो जरूरत होगी वही हम तो रखते हैं। अब बताओ हमें, अगर यहाँ p स्क्वायर लिखा होता तो p स्क्वायर का एक गुणनखंड है कौन, 5, p स्क्वायर का एक गुणनखंड है कौन, x। और अभी अभी हमने थ्योरम की बात किया था तो हमने बताया था अगर p स्क्वायर का एक गुणनखंड है 5 तो 5p स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5p स्क्वायर को विभाजित करेगा। जो गुणनखंड होता है यानी कि x p स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5p स्क्वायर को विभाजित करेगा, याद रखना। अब यहाँ p स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अभी सवाल नहीं लगा रहे, सिर्फ समझ रहे हैं जिससे जल्दी जल्दी समझ जाओ। तो बताओ p स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू Q स्क्वायर लिखा, मतलब 5 गुणे Q स्क्वायर। तो p स्क्वायर का गुणनखंड कौन है, 5, p स्क्वायर का गुणनखंड कौन है, Q स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या है, 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा, Q स्क्वायर p स्क्वायर को विभाजित करेगा। लेकिन हम सिद्ध क्या कर रहे हैं, √5। इसका मतलब हमें अंक लेकर चलना है, p स्क्वायर Q स्क्वायर नहीं। तो देखो अंक 5 है, तो बताओ 5 यहाँ जो लिखे कि यहाँ इस लाइन में यहाँ जो है क्या हो रहा है, 5p स्क्वायर को, अरे इस लाइन में ऊपर दी गई लाइन को ही यहाँ लिखते हैं, है ना। मतलब इस लाइन में अब क्या आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, 5 जो है p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब थ्योरम क्या कहता है कि अगर 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, श्योर है करेगा, ध्यान रखो। और अगर 5p स्क्वायर p को विभाजित करेगा तो निश्चित रूप से 5p का एक गुणनखंड होगा। अभी अभी थ्योरम में जो हमने बताया इसलिए इंपॉर्टेंट वाले में एक बार फिर से देखना, वीडियो 2-3 बार देखो तब कॉपी में नोट करो, 2-3 बार देखो तब कॉपी में नोट करो। जो शब्द समझ में ना आए उसको पीछे जाओ, थोड़ा सा फिर से सुनो, तब समझ में आ जाएगा। फिर देखो 5p का एक गुणनखंड है, ये बात समझ में आया, 5p का एक गुणनखंड है, समझ गए हम कैसे, क्योंकि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा, और इससे पता चला कि 5p का एक गुणनखंड है। ये कंफर्म हुआ। अब आगे बढ़ो, यहाँ क्या हुआ अभी बताएंगे। अब यहाँ आ जाओ, बताओ q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब बताओ हमें 5q स्क्वायर का गुणनखंड है, बिल्कुल है, अभी अभी हम लोग सीख रहे हैं। और m स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर का गुणनखंड है, श्योर है। अब हमें ये बताओ क्या 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि q स्क्वायर का गुणनखंड है कौन, 5। तो 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो थ्योरम क्या कहता है, अगर 5q स्क्वायर को विभाजित कर दे रहा है तो 5q को भी विभाजित करेगा, और अगर 5q को विभाजित करेगा तो निश्चित है 5q का एक गुणनखंड है। बोलो, अब देखो 5q का एक गुणनखंड है, और यहाँ क्या है, 5p का एक गुणनखंड है। मतलब क्या है, 5p का भी गुणनखंड है और 5q का भी गुणनखंड है। मतलब p का गुणनखंड है 5 और q का गुणनखंड भी है 5। अब बताओ, अब यहाँ x y लिख दे रहे, समझ रहे हो ना कि यहाँ अंक अलग अलग है, कुछ भी लिखा जा सकता है। चलो 3 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। अब बताओ 5 दोनों का गुणनखंड है, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब सह अभाज्य नहीं है। ध्यान से सुनो, ध्यान से, p का गुणनखंड है 5, q का गुणनखंड है 5, इसका मतलब 5p और q दोनों का एक गुणनखंड है। मतलब p और q का गुणनखंड है कौन, 5। तो उभयनिष्ठ नहीं हुआ। अगर 5p और q दोनों का गुणनखंड हो गया तो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और हम लोग माने थे कि p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और आया क्या, 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब हम जो मान लिए थे वो धारणा क्या था, गलत था।
अगर वो गलत था तो ये सही है, और ये सही है तो वो गलत था। समझ में आया इतनी बात ना? ये चीज़ तो समझ में आया कि अगर हम लखनऊ में हैं तो हम अपने गांव में नहीं हैं, और अगर हम गांव में हैं तो हम लखनऊ नहीं हैं, निश्चित है ना? ऐसे ही समझना है। अब ध्यान से हमारी बात सुनो और आगे देखो। हमें अगर सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमने जिसको माना P/Q, और वहाँ P/Q कैसा है? सहअभाज्य है, मतलब P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान से सुनो, यह एक परिमेय संख्या है, हम मान रहे हैं, और यह परिमेय संख्या तभी है जब यहाँ उपयोग हुआ P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य का मतलब यही तो होता है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब हम मान लें कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तब ये परिमेय है, और आगे चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब बताओ, इतना बराबर इतना है तो तिरछा गुणा कर दिए, तो √5 गुणे Q बराबर P हो जाएगा। देखो √5 इधर आ जाएगा, ये Q, और इक्वल टू P बचेगा कि नहीं बचेगा? ध्यान दो ना, तिरछा गुणा हो जाता है। फिर बताओ, यहाँ पर रूट है ना, यहाँ पर रूट है, तो अब क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग हो रहा है, √5 और Q का होल स्क्वायर, और इधर P का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं P स्क्वायर को इधर, 5Q को उधर। 5P स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसीलिए 5P स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। अब बताओ, अगर 5P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5P को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर 5P को विभाजित करता है या करेगा तो निश्चित रूप से 5P का एक गुणनखंड होगा। अब बताओ, अगर ये गुणनखंड है तो एक समीकरण और मान लिए हम, तो 5P का एक गुणनखंड है तो हम क्या मान लिए? P बराबर 5M। M के जगह पर कुछ भी मान सकते हो, A B C ले 5P का गुणनखंड है तो P इक्वल टू 5M हो गया। अब देखो समीकरण 3 से P का मान समीकरण 1 में रख देंगे, मतलब P का वैल्यू 5M यहाँ रख देंगे, ठीक है? P का वैल्यू 5M यहाँ रखेंगे, याद रखना। समीकरण 1 जिसको मानते हो, हमेशा इतना ही समीकरण बनेगा, याद रखना ऐसे। तो इसको यहाँ रखेंगे, तो देखो समीकरण 3 से P का मान 1 में रखने पर, तो देखो P बराबर क्या? 5M, तो यहाँ क्या रखेंगे? 5M। देखो यहाँ क्या रखेंगे? 5M, और इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख दिए। ध्यान से देखना, यहाँ P बराबर 5M है, P के जगह पर क्या रखेंगे? 1 में, यही तो समीकरण है, तो P के जगह पर 5M रखेंगे, 5M रख दिए, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, ये 5 है, ये Q स्क्वायर है। इतना आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ, स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, और M का स्क्वायर M स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू Q स्क्वायर, है ना? अब देखो 5 से कट जाएगा, देखो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, होगा कि नहीं होगा? 5 पंचे 25, तो यहाँ क्या बचा? 5 बचा और M स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 और M स्क्वायर, है ना? और इक्वल टू यहाँ से 5 गायब हो गया, वहाँ क्या बचा? Q स्क्वायर, ठीक है? अब वहाँ पहुँच गए। अब देखो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ हम इसको इधर लिख दे, और 5 गुणा कुछ नहीं तो M स्क्वायर है ना? तो देखो Q स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू M स्क्वायर लिख दे। अब क्या होगा? ध्यान से सुनो, Q स्क्वायर का गुणनखंड बन गया कौन? 5 और M स्क्वायर। अब हमें ये बताओ, क्या 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है? 5 देखो Q स्क्वायर का गुणनखंड हो गया ना, Q स्क्वायर बराबर 5 गुणे M स्क्वायर, तो गुणनखंड हो गया। अब 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है कि नहीं करता है? करता है। इसका मतलब क्या? 5Q का एक गुणनखंड है। वैसे डायरेक्टली लिख सकते थे कि 5Q स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 5Q का भी एक गुणनखंड है, अभी हमने बताया थ्योरम में। लेकिन चलो ऐसे ही लिख लो कि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। थ्योरम में विभाजित करने वाला शब्द लिखा है, इसलिए इसको लिखे हैं, ठीक? अब बताओ 5Q को विभाजित करता है तो 5Q का एक गुणनखंड है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब बताओ 5Q का एक गुणनखंड है, ये समीकरण 4 कहता है, और 5P का एक गुणनखंड है, समीकरण 2 कहता है। और यहाँ पर P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये धारणा कहता है। कौन सी धारणा मान लिए है? जो धारणा मानकर चले हैं हम, मान लिए √5 एक परिमेय संख्या, ये एक धारणा है। और क्या हुआ है वहाँ पे? √5 इक्वल टू P/Q, मतलब P/Q एक परिमेय संख्या है, जहाँ P व Q क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, है ना?
अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो ये क्या कह रहा है, 5p को विभाजित कर रहा है और 5q को विभाजित कर रहा है, तो p और q क्या हुआ, सहअभाज्य संख्याएं नहीं रह गई। मतलब ये परिमेय संख्याएं हैं तो सहअभाज्य संख्याएं हैं। और अब यहाँ पर क्या पता चला, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं तो परिमेय संख्या है, और ये 2 और 4 क्या कह रहा है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सहअभाज्य संख्या नहीं है तो p बटे q परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखो लिखे हैं समीकरण 2 में कह रहा 5p का एक गुणनखंड है, समीकरण 4 कह रहा 5q का भी एक गुणनखंड है। तो समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट हो गया कि 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड और एक कह रहा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसका मतलब यही है p व q सहअभाज्य संख्या है, मतलब p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका यही मतलब है। तो 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो मानी गई धारणा है ना, यही धारणा, ये 2 लाइन धारणा होती है। मानी गई धारणा कि, मतलब कौन सी धारणा, कि p व q सहअभाज्य संख्या है, p व q सहअभाज्य संख्या है और √5 परिमेय संख्या है ना, का विरोध करती है। अब धारणा की अपनी भाषा में लो, जो मानी गई धारणा की है ना, चाहो तो ऐसे लिख लो, धारणा की कौन, p व q सहअभाज्य संख्या है, उसका क्या करती है, विरोध करती है, उसका विरोध करती है। और इसीलिए जो हम p और q माने थे परिमेय संख्या है, वह परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, p बटे q परिमेय संख्या नहीं है तो p बटे q क्या है, p बटे q क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम यहाँ √5 लिखे थे, तो क्यों लिखे थे, क्योंकि √5 के जगह पर p बटे q लिखा गया है, √5 के जगह पर p बटे q लिखा गया, इसीलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, √5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट